हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। आज हम पढ़ेंगे बस्ती के बारे में। बस्ती जो बनती है वो है बस्ती नेत्र और बस्ती पुटक। बस्ती नेत्र के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। बस्ती नेत्र जो होता है ये स्वर्ण, रौप्य, ताम्र आदि मेटल से बनता है। ये 3 कर्णिकाएँ होती हैं, त्रिकर्णिका युक्त होता है। 2 कर्णिकाएँ इसके बेस पर होती है। बेस से ये अंगूठे के समान मोटा होता है एंड अग्रभाग में एक कर्णिका होती है जहाँ एक कनिष्ठिका अंगुली के समान इसकी मोटाई होती है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 1 वर्ष से 6 वर्ष तक इसकी लंबाई होती है 6 अंगुल। मुद्ग छिद्र के समान होता है इसका अग्रभाग। और फिर 12 वर्ष तक 8 अंगुल की लंबाई होती है एंड मटर के छिद्र के समान इसका छेद होता है। और फिर 20 वर्ष तक 10 अंगुल की, 20 का आधा कर लेना है, 10 अंगुल की इसकी लंबाई होती है एंड करकंधु छिद्र के समान होता है अग्रभाग। और आचार्य सुश्रुत जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 1 वर्ष तक जो है 6 अंगुल समान इसकी लंबाई होती है और मुद के छिद्र के समान होता है। और 8 वर्ष तक 8 अंगुल जितनी लंबाई होती है और मुदके के बाद माश छिद्र के समान होता है। और फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है जो 16 वर्ष तक इसकी जो लंबाई होती है वो है 10 अंगुल और मटर के समान छिद्र होता है। और 25 वर्ष तक इसकी लंबाई जो होती है वो है 12 अंगुल एंड कोल अस्थि के छिद्र के समान होता है। मुद्ग, माश, मटर, कोल अस्थि एंड चरक जी ने क्या कहा है? मुद्ग, मटर, करकंधु। ठीक है। एंड इसके बाद ये तो होगी इसकी लंबाई। और इसका जो ब्लैडर जो होता है जिसको दबा के औषध अंदर डाली जाती है वो किससे उस टाइम में बनता था? आजकल तो रबड़ वगैरह का बनता है, उस टाइम में कोई भी वृद्ध बैल या हिरण इन सब के ब्लैडर से बनता था। ठीक है। अब बस्ती प्रयोग करते समय क्या क्या दोष आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टार्ट करते हैं बस्ती नेत्र से। बस्ती नेत्र, अगर बस्ती मतलब कि रेक्टम के अंदर अगर वो तिर्यक अगर हम इंसर्ट करते हैं बस्ती नेत्र तो जो है तिर्यक जाने से औषध धारा रूप में अंदर नहीं प्रविष्ट करेगी। सेकेंड इज कि अगर हम चलित रूप में बार बार हिलाए डुलाएं तो गुदा में व्रण हो जाता है। थर्ड क्या होता है कि जो बस्ती पुटक होता है उसको हम बहुत ज़ोर से दबाएं, ठीक है, अति पीड़न करें तो औषध जो है कंठ तक आकर वमन कर देगा रोगी। अगर हम उसको बहुत कम पीड़न करें तो वो द्रव्य जो होते हैं उसमें औषध द्रव्य कम पीड़न करने से, कम दबाने से वो प्रॉपर आशय में नहीं जा पाएंगे। अब बस्ती पुटक तो हो गया, इसका अति पीड़न, अपीड़न, बस्ती नेत्र भी हो गया, इसका तिर्यक इंसर्ट करना या फिर चलित रूप में इसको इंसर्ट करना। अब तीसरे नंबर पे आता है कि जो पुटक के अंदर द्रव्य होते हैं, अगर वो द्रव्य बहुत ज़्यादा ठंडे शीतल हो तो स्तंभन कर देते हैं, अगर वो द्रव्य उष्ण हो तो दाह और मूर्छन कर देते हैं। ठीक है। अगर वो द्रव्य बहुत ज़्यादा स्निग्ध हो तो अति जाड्य कर देते हैं, अगर वो द्रव्य बहुत ज़्यादा रूक्षण हो तो वात का प्रकोप कर देते हैं, और अगर वो द्रव्य अल्प मात्रा में तनु द्रव्य हो तो बस्ती का अयोग हो जाएगा, अगर वो द्रव्य अति मात्रा में हो तो बस्ती का जो है अति योग हो जाएगा। और इसके अलावा अगर वो द्रव्य सांद्र हो, गाढ़े हों तो बाहर तेजी से निकलेंगे। ठीक है। एंड यदि हम बस्ती के द्रव्य में, औषध में बहुत ज़्यादा लवण, अति लवण का प्रयोग करें तो दाह अतिसार हो जाएगा। एंड ठीक है, ये तो हो गया। अब बस्ती में औषध का निर्माण करते वक्त हमने सीक्वेंस वाइज क्या क्या मिलाना है तो मैं आपको सिंपल से सीक्वेंस बता देती हूँ। मधु, सैंधव, स्नेह, कल्क, कषाय। ठीक है। पहले मधु मिलाना है, फिर सैंधव, फिर उसमें स्नेह मिलाना है, फिर कल्क, कषाय। मधु, सैंधव, स्नेह, कल्क, कषाय। ठीक है। और फिर उसके बाद निरूवस्ती जब हम देते हैं, निरूवस्ती देने के बाद क्या करना है, हमने रोगी को ल्यूक वार्म वाटर, सुखोष्ण जलपान करवाना है, और उसके बाद फिर हमने उसको मांस रस देना है एंड उसी दिन शाम को हमने अनुवासन वस्ती देनी है। ठीक है। एंड इसके बाद है कि जब वात को निकालने के लिए 1 बस्ती, पित्त को निकालने के लिए 2 बस्ती एंड कफ को निकालने के लिए 3 बस्तियों की ज़रूरत होती है। ठीक है। और इसके बाद जब हम बस्ती देते हैं तब रोगी को वाम पार्श्व में क्यों शयन करने के लिए बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो अग्नि होती है, ग्रहणी होती है, वो वाम भाग में होती है। और अनुवासन बस्ती में जब हम तेल जो है वो देते हैं रोगी को बस्ती के थ्रू तो वो तेल ना निकले इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके स्फिग प्रदेश पर, ग्लूटियल एरिया पर, हिप रीजन पर थपथपाना चाहिए, उसके पैरों का सिंचन करना चाहिए। एंड जो निरूवस्ती होती है इसकी मात्रा क्या होती है? देखिए, निरूवस्ती में आचार्य चरक कहते हैं कि 1 वर्ष तक 1 पल और 12 वर्ष तक 12 पल एंड 18 से 70 वर्ष तक हमने 24 पल देना है।
मतलब जितना पल हो गया, अगर प्रसृत रूप में लें तो अगर 1 पल है तो आधा प्रसृत, 12 पल है तो 6 प्रसृत, 24 पल है तो 12 प्रसृत, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं, उन्होंने अंजलि रूप में दिया हुआ है इसकी मात्रा। वो कहते हैं कि 1 वर्ष तक 1 अंजलि, और 2 वर्ष तक 1 वर्ष तक 2 अंजलि, डबल हो गया। एंड देन 8 वर्ष तक 4 अंजलि, आधा हो गया। 16 वर्ष तक 8 अंजलि, ये भी आधा हो गया। एंड देन इसके बाद उन्होंने जो 25 वर्ष से अधिक उन्होंने 12 प्रसृत बोला है, एंड 70 वर्ष से अधिक उन्होंने 16 वर्ष की आयु के समान जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा बताई है। और इसी तरह से आचार्य चरक ने भी 70 वर्ष के पश्चात 10 प्रसृत की मात्रा बताई है, मतलब कि 16 वर्ष जितनी मात्रा बताई है, ठीक है। और मैं आपको और बता देती हूँ इसमें क्या है कि देखिए, जो अनुवासन वस्ती होती है उसमें हमने जो कफज रोगी है, कफज रोगी को हमने मदनफल सिद्ध तेल देना है, पित्तज रोगी को हमने जीवनी आदिगण सिद्ध तेल देना है, और हमने वातज रोगी को बिल्व तेल का प्रयोग करना है। और इसी तरह से नीरुवस्ती के बाद हमने वातज रोगी को मांसरस का प्रयोग करवाना है, पित्तज रोगी को हमने जो है शीर का प्रयोग करवाना है, और कफज रोगी को हमने यूज का प्रयोग करवाना है। तो इस तरह से वस्ती का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे से लर्न करिए। एंड फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।